की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और गरीब उठाओ। बीच में ये बातें करते रहेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग, देख लो इन मुसलमानों को कहीं भागने ना पाए। क्या समझ रखा है, ये मुसलमान मुर्गी है क्या कि पकड़ लोगे, काट लोगे और पका के खा जाओगे? जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। जी ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम पटेल के चेला हो तो मैं पटेल की औलाद हूं और मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम। आज ये पीडीएम की पहली सभा है। ये पीडीएम क्या है, जो बनाया इसको, और कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि हमको ये निर्णय लेना पड़े। आज इन तमाम दिनों में आपके बीच में बात करने आई हूं, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले उनका नाम जरूर लूंगी जिनकी वजह से और जिनकी दी हुई पहचान से मैं आज आपके बीच में हूं। अपना दल के संस्थापक यशगायन बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, मैं इनके चरणों में शत शत नमन करती हूं और इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित AIMIM के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत करती हूं। इस मंच पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल राजमाता कृष्णा पटेल जी का स्वागत करती हूं। इस मंच पर पीडीएम के घटक दल प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद बिंद जी का स्वागत करती हूं। इस मंच पर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुनील चंद्र पाल जी का स्वागत करती हूं। इस सम्मानित मंच का स्वागत करती हूं। आप सभी का स्वागत करती हूं। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकार बंधुओं का, और खिड़कियों के पीछे से इन झड़पों को पीछे से मेरी आवाज को सुन रही अपनी तमाम माताओं बहनों को सलाम करते हुए आप सभी का पुनः बारंबार स्वागत करती हूँ। ये पीडीएम है क्या? अगर इसको समझना है तो सबसे पहले ये समझिए कि ये इंडिया अलायंस क्या है, ये पीडीए क्या है। क्या गलती थी हमारी? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अगर 3 राज्यसभा की सीट आपके पास है, आप 3 लोगों को नामित कर सकते हैं, तो पिछड़ा दलित मुसलमान की महिला या आम आदमी क्यों नहीं हो सकता? तो इन्होंने क्या कहा? मैंने इनसे कहा कि अगर 3 राज्यसभा की सीट है तो वो महिला क्यों नहीं हो सकती जो सड़कों में, खेत खलिहानों में तमाम दुश्वारियां झेल करके रोज कमाती है, अपने परिवार का पालन करती है, वो महिला राज्यसभा के लिए नामित क्यों नहीं हो सकती? लेकिन इनको बात समझ में नहीं आई। मैंने इनसे कहा कि अगर राज्यसभा की 3 सीटें हैं तो उसमें कोई पिछड़ा और दलित क्यों नहीं जा सकता? तो इन्होंने मुसलमान महिला को सम्मान देना इनको नागवार गुजरा, और दूसरी तरफ जिसने पिछड़ों का 3 स्तरीय आरक्षण छीनने का काम कर दिया, ऐसे सरकारी बाबू को नामित करके राज्यसभा में भेजने का काम कर दिया। ये धोखेबाज है। ना इनको महिला का सम्मान करना है और विशेष रूप से पिछड़ी दलित मुसलमान का तो बिल्कुल नहीं करना है। मुसलमान का 100% वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान का 9 बोलने में भी इनकी जबान हकलाती है। ये है सच्चाई इनकी। और जब इनकी जबान हकला रही है तो फिर मुझे जरा ये बात बताइए कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ आप देखिए, यहीं पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी
बीजेपी को, ये कहते हैं बीजेपी को ये हराएंगे और हमको कहते हैं कि हम बी टीम हैं। अगर हम बी टीम हैं तो आपने इस विधानसभा के सदन में मेरी सारी उपस्थितियां देखी हैं, आपने सुना है और आपने देखा है। आप लोगों ने सड़कों पर मेरा संघर्ष देखा है कि जब जब मेहनत का मेरा समाज ने मुझे आवाज दी है, मैं उनके साथ खड़े होकर के सड़क से सदन तक लड़ने का मैंने काम किया है। अगर आपको किसी को भी मेरे कार्य में, मेरी सोच में अगर जरा सी भी मिलावट समझ में आती है, दिखती है, तो बता दीजिए। तो अगर मिलावट नहीं दिखती तो बी टीम हम कैसे हुए? असल में उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी की ए टीम और बी टीम दोनों वही हैं। बस वक्त का इंतजार है कि आप कितनी जल्दी उनको डंडे की और लाठी की चोट पे समझाने का काम कर दे कि पीडीएम बी टीम नहीं है, पीडीएम आम आदमी की सेना है, मेहनत का समाज की सेना है। और अगर बीजेपी को कोई टक्कर देकर के गिरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम गिरा सकता है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि याद रखिएगा आज, और इनको चुनौती भी दे रही हूं कि हम लोग कौन हैं। हम लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, बीपीएल, और हम लोग वो हैं जिनको ये 5 किलो राशन देकर के अपने पक्ष में कर रहे हैं। तो मैं चुनौती देती हूं सरकार को और उनकी तमाम एजेंसियों को कि आप जाएं, गलियों में जाएं और ये बताने का काम करें कि आपकी लिस्ट में और आपकी योजनाओं में जो लोग बीपीएल के अंतर्गत अंकित हैं, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? आज शिक्षा के अभाव में जिस बच्चे की जिंदगी अंधेरे में गुजर रही है, क्या वो इस देश का पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? जिसको दवाई के अभाव में जिसकी जान जा रही है जिस बच्चे की, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? वो नौजवान जो डिग्री लेकर के बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहा है और उसकी जवानी और जिंदगी बेबना घूम रही है, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? किसी भी झरोके से देखिए, किसी भी कोने से देखिए, जहां भी नजर डालेंगे सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है तो पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है। इसलिए आप लोगों का आह्वान करने आई हूं कि निकल पड़िए अपने घरों से और बिल्कुल भी षड्यंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा। इस बार पूरी ताकत लगा दीजिए पीडीएम के लिए और उनको समझाने में कि हम समझ रहे हैं कि इस बार हमारी लड़ाई किसी को हराने जिताने की नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप को जिताने की है, अपने समाज, अपने कौम को जिताने की है, हमारे बाल बच्चों की है और इस बात की है कि कल अपनी पीढ़ियों के सामने हम ये उदाहरण रख सकें कि बच्चों हम लड़े, हम खड़े हुए, हमने मुकाबला किया और इनको गिरा करके हम विजयी हुए। इस साथ के साथ, इस ताकत के साथ हमको आगे बढ़ना है। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और गरीब उठाओ। हम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव गरीबी भी चाहेगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार। छोड़ो इन चीजों को, क्या तुमने काबिलियत नहीं है? नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। तो मोदी जी की गारंटी ये है,
बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते। अरे भारत के प्रधानमंत्री आप हैं, आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं ना। ये पसमानदा मुसलमान का पावरलूम किसका है? पावरलूम पर मोदी जी कभी ध्यान नहीं दिए, बिजली की कीमत पर ध्यान नहीं दिए, मगर अब मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खोलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा सिदरा खोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी है? क्या आप घुसपैठी है? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ क्यों घुसपैठी नहीं है। एक घर से दूसरे घर से मुसाफिर होते हम पना नहीं उन्हें आ जाए। अब दूसरा इनका बात, अब दूसरी सुनिए, बच्चे पैदा कर रहे हैं ज्यादा। मोदी जी, आपके 6 भाई है नहीं है? बताइए हमको। अमित शाह की 6 बहनें हैं। हाँ, अच्छा, जो आरएसएस के गोलमाल करे, मैं तो सुना कि उनके 9-10 भाई बहन थे। मोदी जी, कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो। और सच्चाई ये है कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट, मोदी सरकार का डेटा, इंपेरिकल एविडेंस, आदादोशुमार ये कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में, दलितों में ये बताना चाह रहे हैं ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बढ़ जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी, इतना झूठ तो मत बोलो। वो गाना क्या है, झूठ बोले तो कौवा काटे। मोदी जी, आपको मालूम कि भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी 18.5-19% से आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जिस दिन हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज होगी, उसके 40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब बात तीसरी है मंगलसूत्र की। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी कोविड के दौरान? बह रही थी ना लाशें। तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी का भी तो सुहाग उजड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उनको पुरसा किया? आज आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी, आप ओरिजिनलिटी पे आ गए अपने। आप धोखा दे रहे थे। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूं, मैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाना चाहता हूं। मोदी जी, आप शुरू से यही चाहते थे कि यहां पर हमेशा इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ता रहे, गलतफहमियां बढ़ती रहे, नफरत की दीवारों को खड़ा कर दिया जाए और नफरत की दीवारों को खड़ा करने के बाद आप अपनी सियासी रोटी फेंकना चाहते हैं। मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, ये देश का हिंदू, ये देश का दलित, ये देश का पसमानदा, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा सब जान चुका है। आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे अगर कुछ किया होता तो गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास नौकरी होती। बताओ, नौकरी नहीं है आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ।
हमारे टीवी वाले कैमरा दिखाओ, दिखाओ आपके पप्पा जी को इश्तेहार दे रहे हैं जिनको नौकरी चाहिए। मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी चाहिए। सरकार ने क्या मजबूती है, बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है। मेरे भाई नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, साथ सुन लीजिए। मोदी जी ने देश के आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% देश की दौलत है। 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी, क्या आपने भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा आपने? हमारे संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 ए और बी और सी कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए, देश की दौलत सब में बांटी जाए। तो मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी मां के मरने के गम में नहीं देता, वो अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो अगर कुछ देता है तो ये कहता है कि भाई साहब, आपको मैं इतना दे रहा हूं, मुझे इससे डबल ट्रिपल चाहिए। जितने लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं, उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट किया। आपको पता भी नहीं होगा कि देश के नाम पर दुकानें बंद हो जाती है, बंद होती है ना, देश के नाम पर मारा जाता है। एक कंपनी का नाम अलाना कंपनी है, मोदी जी को 20 कंपनी में 10 करोड़ रुपये दिए, 10 करोड़ रुपये दिए। और आप मानते हैं लाख को, को, अरे कुछ तो शर्म और हया के मुजाहरे करो। बड़े बड़े कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। हाँ, अखिलेश यादव को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है भैया, इनको भी मिला है, इनको भी बॉन्ड मिला है। अपना किसको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला और हमारी बहन पल्लवी पटेल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब बिकने तैयार थे, हम बिकने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह मैं भारत के गरीबों से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़, ममता बनर्जी को 1,300 करोड़, बीआरएस को 1,100 करोड़, कांग्रेस को शायद 1600-1700 करोड़, तो गरीब वोट दे रहा है ना, तो गरीब वोट डालने की कीमत क्या है बताओ। भारत के गरीबों, तुम इन पार्टियों को वोट तो दे रहे हो, मगर तुम्हारे वोट के नाम पर ये कितने करोड़ रुपए हासिल कर रहे हैं और तुम्हारे नौजवान औलाद को बेरोजगार बना दे रहे। तुम्हारे खानदान के लिए घर नहीं है, गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बना के रख दिया गया। अरे तुम्हारे वोट की कीमत क्या है बताओ भारत के गरीबों। तुम गरीब ही रहोगे, तुम्हारे वोट की कीमत नहीं है, क्योंकि तुम जिसको वोट दे रहे हो ये तमाम के तमाम बिक चुके हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर बिक चुके हैं। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पीडीएम का साथ दीजिए, अपनी क़यादत बनाइए और मुसलमान, दलित, पिछड़ा जब मिलेगा, यही लोग कमजोर है, इन्हीं पर जुल्म किया गया, इन्हीं को दबाया गया, इन्हीं को लूटा गया, इन्हीं को मारा गया और आपस में लड़ाया गया, इन्हीं पर गोलियां चलाई गई है। याद रखिए, अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होगा और आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि बताओ अब्बा, बताओ चाचा,
आपने हमारे लिए क्या किया, तो चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने अखिलेश के लिए दरी बिछाई। चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने बीजेपी के खौफ पे उस पार्टी का साथ दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, आपने बरसों समाजवादी का साथ दिया। अरे भाई, कब तक आप इन लोगों का साथ देंगे जिन्होंने आपको कमजोर करके रख दिया, जिन्होंने आपके वोट को लेकर आपको बर्बाद कर दिया। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि पीडीएम के जहां जहां पार्लियामेंट में उम्मीदवार रहेंगे, आप उनको अपना वोट दीजिए, एक नई तारीख पैदा करिए और एक अच्छी सियासत हम कर सके। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाषण अच्छा देता है, सब अच्छा देता है। मेरे भाई, मैं भाषण भी अच्छा देता हूं, मैं खुद भी अच्छा आदमी हूं, बुरा नहीं। मुझमें भी बहुत कमजोरियां हैं, इंसान हूं। मैं कोई फरिश्ता होने का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वली और खुतुब होने का दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक इंसान हूं। मेरे दिल और सीने में तकलीफ होती है जब मैं नाइंसाफी को देखता हूं। मैं अपनी इस तकलीफ को, इस तमाम नाइंसाफी को खत्म करने के लिए पीडीएम बनाया गया है। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप पीडीएम का साथ दीजिए। भारत की राजनीति में एक नई तारीख आपको लिखना है और मैं समझता हूं कि ये सरजमीन से, यहां से शुरुआत होगी, बनारस से, और आप और हम मिलकर एक नई सियासी तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला।